की बात की जा रही है, तो आज के दौर में हम उन विधाओं, उन भोजन विधाओं, पद्धतियों को सोच रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो। क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे अन्य फसलों को, खाद्य पदार्थों को जहरों से और रसायनों से पटा हुआ देखा और उसका हमारा ही स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब मिलेट्स फसलें और दूसरी फसलों की तरह ही ब्लैक जो फसलें हैं, ब्लैक क्रॉप्स है, उस पे चर्चा चल रही है। और बात ये आ रही है कि ये जो फसलें हैं, ये दिखने में जो काली हैं, हमारे लिए लाभकारी हैं। इसी सिलसिले को आगे लेकर के आदरणीय रवि प्रकाश मौर्य जी ने पिछले कोई 7-8 वर्षों से इस पे गहनता के साथ अध्ययन भी किया और कार्य भी किया। आप संपादक भी हैं द बेटर फार्मिंग के और आप प्रयागराज से आते हैं। तो समूचे सदन की तरफ से पहले आपका स्वागत है। और इसी प्रश्न के साथ कि ब्लैक क्रॉप्स हैं क्या और ये किस तरह से फायदेमंद हैं और किस तरह से हम इनको उगा सकते हैं और इनको आगे बढ़ा सकते हैं, और इस दिशा में आप कहाँ तक बढ़े, क्योंकि आप पहले भी कुछ बार इस सत्र में आए हैं। इन प्रश्नों को और आपके विषय को आप कोई 10-15 मिनट में रखेंगे, तत्पश्चात आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रश्नों को भी रखें कि वास्तव में जो ब्लैक क्रॉप्स हैं, ये जो काली, ये जो कृष्ण से दिखने वाली फसलें हैं, इनका क्या महत्व है, और कहीं ये फैशन तो नहीं है कि जैसे बाजार में फैशन है कि एक के बाद हमने दूसरा ट्राई कर दिया, या ये गहनता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और स्वास्थ्य परक तथ्यों के साथ उग रही हैं, उगाई जा रही हैं और हम उगाने वाले हैं। आदरणीय रवि प्रकाश मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सेमवाल जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, सभी साथियों को पुनः नमस्कार। आपने योगाहार कार्यक्रम के लिए हमें आमंत्रित किया, इसके लिए योगाहार की पूरी टीम और आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सेमवाल जी ने बताया कि ब्लैक क्रॉप्स का जो फ़ायदा है, कहीं ये एक फैशन के रूप में तो नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में जिस तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर में डेरा जमाया है, तमाम तरह की दिक्कतें जो है सिर्फ अपने देश में नहीं, अन्य देशों के लोग भी इस चीज़ को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे निजात के लिए बीते कुछ वर्षों में मिलेट्स का प्रचलन काफ़ी बढ़ा जो है, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कैंसर और डायबिटीज़ की बीमारियां जो है हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ब्लैक क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रचलन आया है, इसी को जो है इसका रिस्क ख़त्म करने के लिए, इसका रिस्क कम करने के लिए, इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें दवा न लेने पड़े, हम डेली डाइट्स के ज़रिए जो है हम कैसे इसका रिस्क हम कम कर सकते हैं, इसलिए जो है इसका प्रचार प्रसार मेरे द्वारा किया जा रहा है। ब्लैक क्रॉप्स में अगर हम फसलों की बात करें जो है, तो इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे काला धान, जिसको हम ब्लैक राइस बोलते हैं, और इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक मूल ओरिजिन काला नमक का है, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती जो है, ये एक सेंटेड राइस होता है। एक दूसरा होता है ब्लैक राइस, जिसकी कुछ प्रजातियां हैं, कालाबती, चखाओ, 20 तरह की वैरायटी होती हैं इसमें जो है। और दोनों में अंतर क्या होता है कि जो काला नमक धान होता है वो सेंटेड राइस है, और जो ब्लैक राइस होता है इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो एंथोसाइनिन युक्त फसलों की बात करेंगे। एंथोसाइनिन
किस लिए फ़ायदेमंद है? तो ये आप जान लीजिए, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इस तरह की कई प्रॉपर्टी होती है जो अगर हम इसको जो है अपने डेली डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ब्लैक राइस के साथ ब्लैक व्हीट आया है, इसको जो है अपने देश में डॉक्टर मोनिका गर्ग जी हैं, पंजाब की मोहाली की, नाभी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। इन्होंने इसको जो है अपने यहाँ पेश किया अपने इंडिया में। 2017 के बाद से अपने देश में काफ़ी प्रचलन में रहा। इसको लेकर के काफ़ी भ्रम भी फैलाया गया कि ये जीएमओ या नॉन जीएमओ किस तरह की फसल है, लेकिन अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ऐसा जो है नॉन जीएमओ जैसा ऐसा कोई इसमें मैटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर मोनिका गर्ग जी ने जो ब्लैक व्हीट को जो है लेकर के इन्होंने रिसर्च किया, अब ये तमाम अन्य ब्रीडर के लिए भी उपलब्ध है कि वो चाहें तो इसको जो है ब्रीड करके एक नई वैरायटी ब्लैक की वैरायटी लॉन्च कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। तो ब्लैक क्रॉप्स की फसलों में काला धान हो गया, काला गेहूँ हो गया, इसी तरीके से काला आलू भी है। और अभी तक जो है जो कहा जा रहा है कि अपने यहाँ ये हाइब्रिड संस्करण है। हाँ, हाइब्रिड संस्करण ज़रूर है, लेकिन अपने यहाँ जो जीएमओ और नॉन जीएमओ का जो वो एक चर्चा है, तो फिलहाल अभी ये नॉन जीएमओ और इस चीज़ को लेकर के अभी इसमें बहस में नहीं पड़ते हैं। तो अगर हम काले आलू की बात करें तो ये अभी अपने यहाँ CPRI संस्थान है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने अभी बीते वर्ष ही कुफरी जमुनिया लॉन्च किया है। ये सब फसलें इसलिए ले आई जा रही हैं कि इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि ये एक डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं, जो हम शरीर में खाते हैं, हमारी तमाम बीमारियाँ इसलिए भी जो है हमारे शरीर में पैदा होती हैं कि हमारा शरीर उस चीज़ को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। तो ब्लैक पोटैटो की तरह ही एक कलौंजी होता है जिसे हम वैज्ञानिक नेम के रूप में नाइजेरिया सटाइवा करते हैं, कुछ अवध क्षेत्रों में इसको मंगरेल भी बोलते हैं, इसकी भी खेती होती है। ये भी कैंसर और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हमारे जो मुस्लिम बंधु होंगे, इस ग्रुप से जुड़े होंगे, वो लोग जानते होंगे कि इनके बारे में एक कहावत है, ये कुरान की आयत में भी इस चीज़ को जो है ज़िक्र किया गया है कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है, ये कलौंजी। और इसी तरह जो है काली हल्दी है, काली अदरक है, काले टमाटर है, और काली तुलसी का भी फ़ायदेमंद है काफ़ी, सभी लोग जानते होंगे। और काली तुलसी और श्यामा, जिसको श्यामा तुलसी बोलते हैं, एक दूसरी होती है रामा तुलसी होती है। तुलसी के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम दो अगर इसकी बात करें तो काली तुलसी का जो है अलग फ़ायदा है, और जो हरी तुलसी होती है उसका एक अलग फ़ायदा है। काली तुलसी गर्म तासीर होती है इसकी, जबकि हरी तुलसी की जो है इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर हमें जो है कफ जुकाम है ठंडी में, जैसा कि मौसम परिवर्तन होता है, तो काली तुलसी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर इस तरह से देखें जो है तो काली फसलों में 15-20 तरह की फसलें शामिल हैं। इसी तरीके से अगर हम किशमिश की बात करें तो हम लोगों ने देखा होगा कि काली वाली किशमिश जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है। काफ़ी महंगी इसलिए मिलती है कि वो थोड़ा-सा गुणकारी होती है। इसी तरीके से अपने देश भर में एक्ज़ोटिक वेजिटेबल से कभी काफ़ी एक क्रेज़ है, रेस्टोरेंट में भी इसको जो है कई सारे लोग हैं ऐसा जो है ये इसकी रेसिपी पेश करते हैं अपने ग्राहकों के लिए जो है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो काली फसलों पे जो है हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं, और इसका मुख्य वजह यही है कि ये कैंसर और डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, एंथोसायनिन गुणों की वजह से। जी। तो आप किस तरह से इन फसलों को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या पिछले कई वर्षों से इस पे कार्य कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथी लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? और जो बाजार का रुख है या लोगों का डिमांड का रुख है, किस तरह से आ रहा है? हाँ, सेमवाल जी, ब्लैक क्रॉप्स की शुरुआत की
लगभग 8-9 साल हो गए हैं हमें। 2016 में इसकी शुरुआत हमने की थी और इसकी डिमांड पूरे देश भर से है और इस समय मैं कम से कम 15-20 स्टेटों में ब्लैक क्रॉप्स के सीड भेज चुका हूँ। जैसे ब्लैक पोटैटो की फ़िलहाल इस समय पूरे देश में बहुत बहुत मांग है, क्योंकि जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं उसमें से अधिकतर लोगों को यही रहता है कि यार आलू खाने की इच्छा होती है और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। और तो मैं इनको एडवाइस करता हूँ कि आप ब्लैक पोटैटो आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस मंच के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी और सारे लोगों को भी एक चीज़ का उत्तर देना चाहूँगा कि ब्लैक पोटैटो है ये फ़ायदेमंद है कैंसर और डायबिटिक पेशेंट के लिए, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें जो इसके पेशेंट हैं। अगर आलू है तो जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही है और इसमें वही सारे सब गुण हैं। हाँ, एडिशनल कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें फाइबर की मात्रा है, इसमें थोड़ी बहुत आयरन की भी मात्रा है, कुछ एंथोसायनिन का जो है वो है ना? तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन कोई भी अधिक मात्रा नुकसान नहीं करेगी। इसी तरीके से जो है ब्लैक राइस का भी है। ब्लैक राइस को लेकर के अभी फ़िलहाल तो इस तरह से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्लैक राइस का अगर हम इसका जो वो आयल होता है, अगर इसका जिसको हम अपने यहाँ माड़ बोलते हैं, माड़ निकाल करके पीते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट और जो है कैंसर पेशेंट के लिए फ़ायदा इसका मिला है। रिसर्च में भी इसका जो है इस चीज़ को जो है साबित किया गया है कि नहीं इसका फ़ायदा है। तो हम वापस आते हैं इस चीज़ पे लेकर के कि इसकी डिमांड क्या है बाज़ार में और जैसे कि हमने पहले बताया कि इसकी डिमांड बाहर काफ़ी लोग हैं और जो इसको जो है मांग करते हैं और ब्लैक क्रॉप्स में अधिकतर फसलों की खेती की शुरुआत इस समय हो चुकी है। ज़्यादातर सब विंटर क्रॉप है, तो विंटर क्रॉप में अगर हम देखें तो इस समय जो है हमारी अक्टूबर से शुरुआत जो हो जाएगी खेती की, उसमें से आलू है, कलौंजी है, काला गेहूँ है और काली प्याज है और इस तरह की जो खेती जो है हम ये कर सकते हैं। और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इसका अगर बाजार भाव की बात करें तो आलू का दाम जो है हमें कम से कम जो नॉर्मल आलू होता है 2 से 3 गुना का जो है रेट हमको मिल जाता है। इसी तरह से कि प्याज का भी है, प्याज का भी रेट हमको जो है लगभग 2 गुना मिल जाता है। गेहूं का भी रेट 1.5 या 2 गुना मिल जाता है। कोई अगर किसान इसकी खेती को लेकर के करना चाहते हैं तो मेरा उनको सुझाव यह है कि पहले इसका बीज लेने के बाद या उगाने के बाद उसका इस्तेमाल खुद करें, उसको टेस्ट करें, 1 साल देखें कि इसका स्वाद कैसा है और अपने शरीर के साथ भी इसको चेक करें कि इसका कितना फ़ायदा है। उसके बाद जो है इसकी ट्रेडिंग के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी, धन्यवाद। मैं आदरणीय रामानुज मौर्य जी से निवेदन करता हूँ कि अपना कैमरा या फिक्स रखिएगा या ऑफ रखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा घूम रहा है, तो अन्य सदस्यों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा और आप सुनिएगा कि किस तरह से आदरणीय रवि प्रकाश मौर्य जी काली फसलों को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं। और आपकी तरह अन्य आदरणीय सदस्य आप सुन रहे होंगे कि जो ये ब्लैक क्रॉप्स हैं, आपने बताया कि 15-20 राज्यों में आपने इनके बीजों को भेजा है। इनको बीजों को जो भेजने की प्रक्रिया क्या है? और किसान अपने किचन गार्डन में या अपने फार्म पर इनको कैसे उगा सकते हैं? क्योंकि अभी तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो या तो किसान अपने लिए उगा रहे हैं या जो एक्सेस है उसको बाज़ार में भी भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या बाज़ार की है कि अगर डिमांड नहीं है तो किसानों की फसलें खड़ी रहती हैं। हाँ, छोटे किसान अपने उपज के लिए, अपने घर की खपत के लिए उगाने के साथ-साथ क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको कलेक्शन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं या एक स्टोर में भेज सकते हैं या बाज़ार में उनका एक्सेस क्या रहेगा? सबसे पहले कि कैसे बीज किसानों को मिलें? कोई मँगाना चाहे तो उनके पास पहुँचे, क्या रेट रहेगा और उसका क्या वेट रहेगा? मतलब ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? शेमवाल जी, हाँ, आपने सही सवाल किया कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स आते हैं अन्य देशों से, तो उनको भेजने की प्रक्रिया क्या है? तो
जो स्मॉल स्केल पे जो है करना चाहते हैं, जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी फार्मिंग में जो है करते हैं, तो उनको थोड़ी मात्रा में सीड चाहिए होता है। तो उनके लिए ये है कि अगर कम्युनिटी में इकट्ठा कर लिया जो है लोगों को, 15-20 लोग हो गए, और उनको जैसे ब्लैक कैरेट की बात करें, हम काली गाजर की बात करें, तो 2 ग्राम 4 ग्राम पर्याप्त होता है किचन गार्डनिंग के लिए। तो अगर हम इकट्ठा करें 15-20 लोगों को, और उसके बाद जो है 100 ग्राम का पैकेट चाहिए, तो कुरियर का चार्ज भी कम आ जाएगा। तो भेजने की प्रक्रिया ये है कि छोटा पैकेट रहता है तो कुरियर के माध्यम से चला जाता है, और बड़े पैकेट की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए ब्लैक पोटैटो की बात करें, 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 500 केजी, ऐसे भी लोग मंगाते हैं खेती के लिए। तो उनके लिए व्यवस्था पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। जैसे बाहर की बात है तो रेलवे से पार्सल किया जा सकता है, अगर सुविधा है तो बाई बस जो है उनको दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है भेजने की सुविधा है अपने यहाँ जो है। जी। अभी आपने अलग-अलग प्रदेशों की बात की है और 15-20 प्रदेशों का, इसका मतलब है इसका प्रसार और इसका प्रचार अच्छा हो रहा है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो रही है और लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है कि इसको उगाया जाए। देश के बाद अगर हम विदेशों की बात करें, तो क्या ब्लैक क्रॉप्स की जो ये विभिन्न प्रजातियाँ हैं, वहाँ भी इसकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड या वो लोग उगा रहे हैं या उनकी कोई क्वेरीज़ आपके पास आई है या आपने किसी रिसर्च में देखा है कि वहाँ पर अलग-अलग देशों में इसकी क्या उसका क्या ट्रेंड चल रहा है? जी श्रीमान जी। हाँ, ये ब्लैक क्रॉप्स की डिमांड बाहर से भी है। जैसे कि ब्लैक राइस का है, कई क्षेत्रों में जो उगाया जा रहा है एपिडा फर्म के माध्यम से, कई जो है प्राइवेट फर्म के माध्यम से जो देश विदेश में डील करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, तमाम ऐसे कंट्री हैं जो है, नीदरलैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, इस जगह ब्लैक राइस का एक्सपोर्ट खूब किया जाता है अपने यहाँ। और पिछले 4-5 सालों के भीतर में ब्लैक व्हीट की डिमांड अफ़गानिस्तान, नेपाल से भी रही। उसमें से इतनी भारी डिमांड रही, 25 टन के आसपास, 30 टन के आसपास रहा, तो सभी फार्मर के पास जो है मिला करके भी नहीं हुआ। तो एक कम्युनिटी बनाई गई, जितने भी फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं, इसकी पूर्ति की गई। और अभी हाल में ही हमारे पास उज़्बेकिस्तान से जो है ये ब्लैक पोटैटो का ऑर्डर आया, और वहाँ के कुछ फार्मर्स चाहते हैं कि यहाँ इंडिया में जो मिलेट्स का है और ब्लैक क्रॉप्स रिलेटेड जो भी फसलें हैं, उन चीज़ों को उनके यहाँ किसी तरीके से भिजवाया जाए और उसकी खेती शुरू करें। और उनका ये है कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में एक कृषि क्षेत्र को में जो है एक संबंध स्थापित किया जाए। तो अभी उस पे प्रयास चल रहा है हमारा। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो इनकी डिमांड जो है विदेशों में भी है। और अगर हम ब्लैक टोमेटो की बात करें, ब्लैक पोटैटो की बात करें, दोनों चीज़ों की, तो विदेशों में ऑलरेडी इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम उच्च क्वालिटी के जो है इस चीज़ का उत्पादन करते हैं, गुणवत्ता हम उच्च क्वालिटी की रखते हैं, तो निस्संदेह जो है बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए, जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके लिए एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। जी। आपने ये एक परिदृश्य दिखाया कि किस तरह से ब्लैक क्रॉप्स अलग-अलग स्थानों में उसकी डिमांड्स हैं और ये जागरूकता बढ़ रही है। मेरी समझ से अभी जो किसान बंधु हैं, जो युगारी सदस्य हैं, आपको सुन रहे हैं और उनके अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग बिंदुओं पर कुछ जिज्ञासा होगी। जैसे कि इसका कृषिकरण कैसे किया जाए? कोई किसान अगर करना चाहता है, अपने खेतों में करना चाहता है, कुछ बातें आपने रखी हैं और कुछ प्रश्न सामूहिक आने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जो डायबिटीज़ है, कैंसर है, इससे निजात पाने वाले किसान या अन्य उपभोक्ता आपसे प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही जो हमने देखा कोविड के बाद जो जागरूकता आई है स्वास्थ्य में, उसको लेकर के, तो ये ब्लैक क्रॉप्स का उसमें भी स्थान बनता है। साथ ही जो बाज़ार भाव की आपने बात की है और अभी भी स्पष्टता के साथ कुछ बातें आने वाली हैं आपके माध्यम से ही। साथ ही कम्युनिटी फार्मिंग की आपने बात रखी है कि कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग के थ्रू इसको उगाया जा सकता है। किचन गार्डन हो गया, रॉक गार्डन हो गया और क्रैश जो ब्लैक क्रॉप्स को एक कैश क्रॉप के रूप में भी एक तरह से देखा जा रहा है। तो मैं आपके इन सभी बिंदुओं के साथ आगे बढ़ता हूँ और
अपने आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि जिन भी महानुभावों का कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेरीज़ होगी, आप हैंड रेज़ करके रखिएगा, तो मुझे ज़्यादा सहूलियत होगी आप तक पहुँचने में। और इसी क्रम में जबकि ब्लैक क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, गोरी फसलें, लाल फसलें, रंग-बिरंगी फसलें और अब काली फसलें, ये सभी फसलें इस योगदान मंच पर इन पर चर्चा की है। सबसे पहले मैं संभवतः आदरणीय पवन कुमार सर आपके पास पहुँचता हूँ कि आप ब्लैक क्रॉप्स को किस तरह से देखते हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से, बाज़ार की दृष्टि से और एक उत्सुकता की दृष्टि से जिसे कि किसान अपनाना चाहे और उपभोक्ता ग्रहण करना चाहिए। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपका मुख्य वक्ता रवि जी का अभिनंदन करते हुए बहुत अच्छे विषय पर आपने बातचीत की है। और मेरे लिए तो और भी महत्वपूर्ण है ये काला रंग, क्योंकि मैंने बाकी सारे रंगों के क्रॉप्स के ऊपर चर्चा की है अपनी किताब में, लेकिन काला काले रंग के ऊपर छूट गया। लेकिन इसको बाद में मैंने जब चिंतन किया तो मुझे लगा कि ये चीज तो सम्मिलित होनी थी और आज आपने उसकी पूर्ति कर ली है। ये काले रंग की जो फसलें हैं, ये वैसे तो हमारे प्रकृति के सारे रंगों की फसलें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक रंग में कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं और उसके हर एक प्रकृति ने ही वो रंग हमें दिए हुए हैं। लेकिन इस तरह के जो रंग हैं, काले रंग, नीले रंग और बाकी आपके बैंगनी रंग, इसका जरा सी उपयोग कम करते हैं, कम किया जाता था। लोग उसको भी इस दृष्टिकोण से आधुनिक युग में, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो काला है, इसको कैसे खाएंगे और बाकी सब चीजों का था। तो लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में इसको जब इसको मैंने इसको काली फसलों को देखा है उत्तराखंड में, और मैं उदाहरण देता हूँ काला भट्ट। एक काला भट्ट हमारे वहाँ होता है, उसको बड़े चाव से खाते हैं, दाल है, दाल के रूप में खाते हैं, सूप के रूप में खाते हैं। तो उसको जब आता है तो बहुत सारे लोग कुछ साल पहले तक कहते थे ये काला है, इसको कैसे खाएंगे, इसको खा करके हम भी काले हो जाएंगे। तो ऐसी भ्रांति थी कि इससे हमारा रंग भी काला हो जाएगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो परंपरागत व्यंजन बनाने की जो विधि थी, ये काले भट्ट को काली मतलब कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है। अब उससे उसका जो खाने का जो की जो वैल्यू है, वो काले लोहे की कढ़ाई और काला भट्ट मिलकर के इतना डार्क रंग का उसका काले रंग का सूप निकल के आता है। और उससे उसका जो उपयोग है वो आयरन की हमारी महिलाओं में विशेष रूप से और बच्चों में उसके लिए बड़ा उपयोगी रहता है। जहाँ पर भी हम उसको यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो काले व्यंजन हैं, काले जो फसल है, इसको उसके साथ ही, जैसे उदाहरण मैंने काले भट्ट का दिया है, इसी प्रकार से मैंने ये भी देखा है कि जो हम आलू के गुटके बनाते हैं, तो प्रेफर ये मैं करता हूँ कि वो आलू के गुटके एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बन करके लोहे की कढ़ाई में बने। उससे उसका रंग भी थोड़ा-सा काला हो जाता है, चाहे वो आलू का ब्लैक पोटैटो नहीं भी हो, तो उससे भी उसका उसका स्वाद में भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है और वो बड़ा बेहतरीन स्वाद आता है, जिस प्रकार से काले भट्ट का आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो खाने की जो चीज़ें हैं, उसके उसमें जो बर्तन जिसमें उसका उपयोग होता है, उसके भी गुण उसमें आ जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो बहुत इसका एक बेहतरीन स्वाद के रूप में और एक अनुभव के रूप में हमारे सामने निकल के आता है। और निश्चित रूप से ये जो काला रंग है, ये रंग भी हमारे जीवन का ही, प्रकृति का ही रंग है। इस रंग का उपयोग हमारे जीवन में विभिन्न तरह की हमारे संतुलन लाने के लिए इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण है। और आपने जो आज बात कही है, जितनी भी फसलें हैं, अब इसके प्रति लोगों का रुझान, रुचि और उसको उगाने के लिए, उसको पाने के लिए निश्चित रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय पर ये जो हमारा असंतुलन हो गया है, प्रकृति का असंतुलन हुआ है,
कि हम कुछ चीज ज्यादा कर रहे हैं, कुछ चीज को छोड़ रहे हैं, वो असंतुलन हमारा संतुलन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसके प्रति लोग ही स्वयं जागरूक होकर के, या आप जैसे लोग जागरूक होकर के इसके बारे में जब प्रचार प्रसार करते हैं, जानकारी देते हैं, तो इस तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को भी इसके माध्यम से और प्रकृति को भी इसके माध्यम से संतुलित बनाने का की तरफ अग्रसर करेंगे। मुझे आशा है कि आज की जो हमारी वार्ता है बड़ी सकारात्मक रूप से और इस तरह के फसलों के आदान प्रदान के, काली फसलों के आदान प्रदान की तरफ, जैसे बीजों के आदान प्रदान की तरफ, और इनके इसको उगाने के और इसके अन्य विधियों के ऊपर भी हम बातचीत करें, और इस तरह से इस तरह का जो अनुभव इसके आते हैं, इसके प्रति भी हम एक दूसरे के को साझा करते हुए इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं इतना कह के आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी विषय पर हम निरंतर बातचीत करते रहते हैं, और आज ये विषय बहुत ही ससामयिक है और बहुत ही उपयुक्त भी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और जैसे कि आपने बताया कि हम पहले काली फसलों को, काले खाद्य पदार्थों को उससे बचते थे कि कहीं हम काले न हो जाएं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी गुणवत्ता और उनकी महत्व सामने आ रही है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं। अगर कोदो या रागी की बात की जाए, मिलेट्स की बात की जाए, उसके प्रति भी लोगों की धारणा थी कि ये तो फसलें काली हैं, और आज का समय है इन्हीं फसलों को लोग लेना चाह रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बहुत सारे हैंडरेज होने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, और मैं इसी क्रम में आदरणीय बने सिंह आर्य जी आपके पास आता हूँ, कृपया अपना प्रश्न रखिएगा। सदन को कोटि कोटि नमन। आदरणीय, मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से हूँ, और आपका जो विषय है हमारे क्षेत्र में राइस की फसल तो नहीं होती, पर बाकी अन्य फसलों को अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आप करवाना चाहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितने भी 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5-10 हज़ार एकड़ तक, उसमें अपन अलग अलग मॉडल भी बना सकते हैं, जितने के इतने एकड़ में अपन को तुलसी बोना, इतने में हल्दी बोना, इतने में प्याज बोना है, ऐसा एक आपको हेल्प हम कर सकते हैं जी। आदरणीय जी। जी, आपका प्रश्न है, यानी आपका एक सुझाव भी है कि अगर एक बड़े क्षेत्र में उगाना चाहें तो ये कैसे हो सकता है? और एक प्रश्न भी आता है कि अगर हम बड़े क्षेत्र में उगाना चाहें, बड़ी मात्रा में उगाना चाहें, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? या इसके क्या फ़ायदे हैं? और छोटे क्षेत्र में, कम क्षेत्र में उगाने का के क्या फ़ायदे हैं और क्या प्रक्रिया होगी? ये प्रश्न भी आपके समक्ष है आज नहीं। जी सेमल जी, हाँ बहुत सही है आपने सवाल किया कि बहुत सारे फार्मर जो बड़े लेवल के हैं, बीते 6-7 सालों के भीतर में उनका ये सवाल आया है कि हम इसको बड़े पैमाने पे हम उगाना चाहते हैं, और वो उगा भी रहे हैं। जैसे अभी इस साल की अगर हम बात करें तो हमारे आलू की खेती सामान्य तौर पे अक्टूबर में शुरुआत होती है, लेकिन अचानक इस ओर लोगों का ध्यान गया, कंपनियों का कहें या होटल इंडस्ट्री की हम बात कहें, ध्यान गया और इसकी अचानक डिमांड बढ़ गई, और अगस्त में ही हमारे पास डिमांड तकरीबन 25 से 30 टन की थी इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 25-30 टन की बात नहीं, 500-1000 टन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर कोई बड़े पैमाने पे ये खेती करना चाहते हैं तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो सबसे पहले सीड प्रोवाइड कराया जाए उन्हें, और कोई इसको जो है थोड़ा-सा दिशा निर्देश देने वाला हो, वो हमारे ज़रिए भी किया जा सकता है, लेकिन जिस जगह खेती होगी वहाँ पर इनको ये देखना होगा। और चूँकि स्टोरेज की समस्या भी होगी, कुछ फसलें होती हैं जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, इस चीज़ को स्टोरेज जो है ज़रूरी होता है। तो या दूसरी तरीका ये है कि इसमें हम या तो हम प्रोसेस करें और उसकी ट्रेडिंग हम खुद करें, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें हम। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले हमारी चीज़ें, अगर हमने पहले किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो है, अगर मिल जाता है तो अगर उस क्षेत्र में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो पूरे देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है, ऐसा नहीं है।
और ट्रांसपोर्ट के जरिए वो कंपनी अपना उठा लेंगी, देख लेंगी। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र जो है, मध्य प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक जो है, सब ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अगर किसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी हो या इससे संबंधित कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ जानकार लोग भी होंगे, उनको जानकारी पहले से भी होगी और इसके अलावा उनको जो जानकारी चाहिए होगी वो मेरे द्वारा उनको दी जाएगी। और दिनेश सेमवाल जी, आप चाहिएगा तो मेरा नंबर जो है शेयर कर दीजिएगा, इसमें जो बात करना चाहते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी और कोई सवाल इसको लेकर के करना चाहें तो सवाल कर लें, मैं उसका प्रयास करूंगा समाधान देने का। जी, निश्चित जो प्रश्न आदरणीय आर्य जी ने रखा है, इस प्रश्न से मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भी आपकी कुछ कक्षाएँ हों, उस पे भी वार्तालाप आगे बढ़ेगा। कम समय है तो अन्य प्रश्न भी हम ले लेते हैं। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका स्वागत है, आप प्रश्न रखिएगा। अभी बहुत अच्छी जानकारी जो मुख्य अतिथि ने जो दी है काले क्रॉप्स के बारे में, मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में करीबन 50-60 साल के पहले यहाँ पे काला उड़द, काले तिल, कुल्था, ऐसी कुछ चीजें थी जो खाने में रहती थी। मैं देहात का आदमी हूँ, देहात में निश्चित रूप से वो हमेशा खाया जाता था वो, लेकिन उससे उससे रोटी नहीं बनती थी, जिसको आज हम फ्राइड दाल बोलते हैं, वैसा जिसको हम भरडा बोलते हैं, कि बिना यानी उबाली हुई दाल तोड़ी हुई और वो रेगुलर खाने में आती थी, जिससे लोग बहुत हट्टा कट्टा बनने में ये खाना चाहिए, त्योहार को खाना चाहिए, सप्ताह में 1-2 बार खाना चाहिए, ऐसा था। लेकिन जो अभी आदतें बदल गई है कि कुकर में उसको थोड़ा अलग से करना पड़ता और वो उसकी रोटी नहीं बनती, वो भाकर बनती थी, ज्वार की जैसी बनती, लेकिन गेहूं जैसी रोटी नहीं बनती थी। तो ये जो आदतें बन गई है, ये आदतों से वो काले क्रॉप पीछे हो गए, नंबर 1। दूसरा कि कई किसानों ने 2-3 साल के पहले काला राइस यहाँ हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने में किया था, लेकिन उसके मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हुई। तो काले क्रॉप का एक मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से ही है, तो उसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि निश्चित रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। और तीसरा एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं कि कैंसर और ये डायबिटीज रोकने के लिए, तो निश्चित रूप से कई पौधे, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान का ही छात्र हूँ, तो कई ऐसे पौधे हैं, कई ऐसे चीजें हैं, अनाज है, दालें है कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी पैमाने में है। तो काले क्रॉप्स वर्सेस ये जो प्रचलित जो अनाज है, प्रचलित दालें है या प्रचलित घरेलू पौधे है, इसका कोई अध्ययन किया गया है क्या? और अगर है तो निश्चित रूप से जो इजीली पॉसिबल है किसानों के लिए या घरेलू लोगों के लिए, छोटे किसानों के लिए, घर में नर्सरी लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टीज एक काले क्रॉप में है क्या? इसका अगर कोई अध्ययन है तो वो भी सुचारू रूप से या इस मंच के माध्यम से अगर साझा किया जाता है तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी सर, जो है, हाँ, आपने सही सवाल किया सर, जो है। और इस मुद्दे को लेकर के अक्सर हम लोगों के बीच में बात भी होती रहती है, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा मैं। जैसे ब्लैक क्रॉप्स की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक क्रॉप्स में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं यानी एंथोसाइनिन की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी आती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर और डायबिटीज़ के लिए सिर्फ ब्लैक क्रॉप्स ही फ़ायदेमंद है। जैसे सर आपने बताया, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हरे कलर की होती हैं, पीले कलर की होती हैं, सफ़ेद कलर की होती हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये जो कलर आता है, इसके पीछे का जो है साइंस ये है कि एंथोसाइनिन की वजह से रेड कलर भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, पर्पल कलर भी आ सकता है। ये जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि इसमें एंथोसाइनिन की वजह से कोई भी कलर आ सकता है।
तो मेन इसका जो साइंस है ब्लैक क्रॉप का वो एंथ्रोसाइनिन का है। तो इसमें से जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, तो एंथ्रोसाइनिन की प्रॉपर्टी है, एक नोन प्रॉपर्टी है। इस वजह से ब्लैक क्रॉप को लेकर जो है ये कीट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लैक से ही जो है कैंसर और डायबिटीज का वो होगा। और एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्लैक क्रॉप्स की जो हम फसलें कर रहे हैं, जैसा कि पोटैटो को लेकर शुरुआत में मैंने बताया था कि कई डायबिटिक पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, मेनली डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो अगर इस पोटैटो का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है, कोई जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है अगर हम उसको सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करेंगे तभी वो फ़ायदेमंद है, और अगर हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे काम की चीज़ रहेगी वो भी नुकसानदायक होगी। और ये ब्लैक क्रॉप के जो सीड ले जाते हैं उनको मेरा सिर्फ एक ही सुझाव होता है कि अगर आप इसको जो है केमिकल फर्टिलाइजर से जो है ग्रो करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। कोशिश करें आप जो है ऑर्गेनिकली इसको ग्रो करें, या तो जो है आप प्राकृतिक खेती के जरिए आप वो ग्रो करें। अगर हमने इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया तो जो प्रॉपर्टी है इसका जो है वो एक तरफ हार्मफुल होगी, एक तरफ फ़ायदेमंद हम बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हार्मफुल भी होगी। जी जी, धन्यवाद। आपने कहा कि जो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को एक संतुलित मात्रा में लेने से उसके गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो निश्चित ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपकी बात के साथ मुझे ये ध्यान आ रहा था कि अगर अपने किचन गार्डन से मैं अलग-अलग कलर की क्रॉप्स लेता हूँ और वो भी बिना केमिकल पटे हुए क्रॉप्स, तो मेरे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी रहेंगी कि हमने थोड़ा गाजर ले लिया, थोड़ा काले गेहूँ की रोटी बना दी, गोरे गेहूँ की भी रोटी बना दी, लेकिन सबका संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ये अलग-अलग क्रॉप्स का उगना अपने किचन गार्डन में उसकी खूबसूरती भी बनाता है और हमारे स्वास्थ्य की खूबसूरती भी बन के दिखती है, रहती है। और इस बात का समाधान भी आपने किया कि क्रॉप्स कोई भी हो, अगर हम ज़हरों से उसे पट देंगे, तो वो ज़हरीली होंगी, अपनी गुणवत्ता को खो देंगी। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और पहुँचता हूँ प्रयागराज के आस-पास ही और आदरणीय टीएम राय जी, डॉक्टर अनिल कुमार राय जी उपस्थित हैं। कृपया अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम। आपने हमें समय दिया पूछने के लिए, इसके लिए श्रीनिवाल जी, आदरणीय श्रीनिवाल जी का सादर नमन। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार देखूं कि आपके यहाँ ये खेती कैसे होती है, थोड़ा प्रैक्टिकल देखने में, क्योंकि मैं मूल रूप से किसान तो था, लेकिन मैं जब सर्विस करने लगा तो इससे रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इस क्रम में हम कहीं भी ये पता चलता है कि ये लोग इस तरह की खेती करते हैं, तो वहाँ जाके समझना हम जरूर चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप अपना लोकेशन बता दें कि कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, कहाँ है आपका प्रयागराज में। वैसे मैं तो बनारस में इलाहाबाद केंद्रीय विद्यालय में बहुत गया हूँ, वहीं से रिटायर भी हूँ। तो जरा बता देंगे तो मैं देखने से आपसे जो हमको शिक्षा मिलेगी उससे हम बहुत लाभान्वित होंगे। जी ओम, यही कुछ। जी सर, राय सर। और मेरा सर निवास प्रयागराज जो शहर है उससे 25-30 किलोमीटर अंदर फाफामऊ एक क्षेत्र है, स्टेशन है, उधर से होते हुए मेरा ग्राम मंसूरपुर पड़ता है और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र है, ये इसके नज़दीक में है, जहाँ से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे। और जो फसलें यहाँ पर उगाई जा रही हैं, जैसे भी विंटर क्रॉप में है, तभी लगाया जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल कोई फसल तो नहीं होगी, हाँ धान की फसल देख सकते हैं कैसा है जो है। अभी इसके बाद जो है 7-8 फसलों की शुरुआत अक्टूबर से होगी जो है। और बहुत सारे लोग आते हैं और कोई भी आना चाहें तो सेमाल जी से आग्रह करेंगे कि जो भी बंधु चाहें जो है उनको एड्रेस शेयर कर दें। फ़ोन नंबर शेयर किया होगा आपने, या फ़ोन नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। जो लोग छूट गए हैं यहाँ आएंगे, स्वागत है उनका। और यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें कुछ चीज़ों की जो है रेसिपी भी चेक कराएंगे उनको। और हम कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं, आप लोगों को अपडेट कर दें, जैसे काले गेहूं के आटे से बना बिस्किट, कलौजी का तेल जो है
बाहर कारपोरेट सेक्टर के लिए जो है हम डिलीवर करते हैं। और जैसे ब्लैक पोटैटो का चिप्स है, और इसी तरीके से काले गेहूं का दलिया है, इसका तो हमने अपने यहाँ टेस्ट किया, जो नॉर्मल व्हीट होता है, तो वो खाने के बाद क्या स्थिति होती है, ब्लैक व्हीट का जो है दलिया खाने के बाद क्या स्थिति होती है, तो इसको मैंने जो है अपने पैमाने पे जो है चेक किया जो है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला उनको जो है। तो ब्लैक पोटैटो के कई आइटम है, अभी हमारी आगे योजना है कि उसके जो है हम भुजिया लॉन्च करना है। तो ये मेरे लिए नहीं, और भी लोगों के लिए है कि अभी जैसा इसके पहले एक भाई साहब ने चर्चा की कि ब्लैक राइस महाराष्ट्र में उगाया गया लेकिन उसकी मार्केट नहीं मिल पाई। अभी बड़ी कंपनियां, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि बड़ी कंपनियों ने अभी इसमें एंट्री नहीं की है, और ये लेकिन धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि मैं मार्केट को बीते 6-7 सालों से बहुत करीब से देख रहा हूँ और इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ये आमतौर पर मुझे करना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे ये जो चीज़ें ब्लैक क्रॉप्स को हम आगे बढ़ा पाएँ। तो अभी आने वाले समय में जो है ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी, और मेरा आग्रह है कि जो बड़े फार्मर हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो नया करने के इच्छुक हैं, तो कोशिश करें ऐसे फार्मर को जो है इकट्ठे करें, कम्युनिटी बना सकें जो है, और एक फर्म बनाएं जो है, उसमें कुछ प्रोडक्ट वो करें। तो बड़ी कंपनियां जब तक आएँ, उससे पहले बड़ी कंपनियों का काम हम खुद करें। बड़ी कंपनी बन करके ना कर सकें, लेकिन एफपीओ के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, एसएचजी ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, घरेलू उद्योग स्थापित कर सकते हैं। निसंदेह ये लोगों तक जाएगा तो इनके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा और अपने लिए भी फायदेमंद होगा, दूसरे लोगों के लिए भी होगा। जी श्रीमान जी। जी सर, ये वाराणसी से अगर आना हो तो प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं, आपने फूलपुर बताया। हाँ सर, जो है अगर आप वाराणसी से आना चाह रहे हैं जी। तो आप वो फूलपुर से होते हुए जो है एक जगह है सिकंदरा, तो यहाँ अगर आप हमें कॉल करेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो आप मंसूरपुर गांव आ सकते हैं जो है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी बाकी अगर धन्यवाद। कोई दिक्कत होती है सर तो आप फ़ोन कर सकते हैं जो है, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। जी धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। और आपका मोबाइल नंबर और जो एड्रेस है वो चेक बॉक्स में है, इनबॉक्स में है, तो आप आदरणीय सदस्यों को देखना होगा, आप यहाँ से ले सकते हैं या वार्ता के बाद भी टेलीफोन के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। और इस क्रम में ये बात रखी गई है कि जब तक कंपनियों का सैलाब आए उससे पहले हम किसान बंधु छोटे-छोटे बांध बना करके इन ऐसी फसलों को जो कि हितकारी हैं और डिमांड जिनकी बढ़ रही है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं, छोटे-छोटे बांध हम बना सकें और उनका उत्पादन कर सकें ताकि बीजों पर भी हमारा नियंत्रण रहे और मार्केट पर भी। मैं इसी क्रम में आदरणीय रमेशन मेहरा सर आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप कई किसानों को जागरूकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपका प्रश्न क्या होगा? और जी, आदरणीय रमेशन मेहरा सर। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और सर मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग पिछले सत्र में जब सागर गए थे तो वहाँ पर आकाश चौरसिया जी के यहाँ हमने काला और नीला आलू देखा था। तो सर ये आलू में ऐसे रंगों के अनुसार कितनी वैरायटी होती है, आपको जानकारी हो तो बताएं। और नीला आलू भी क्या होता है? जियो। जी जी, आकाश चौरसिया जी की जैसे चर्चा की आप, हाँ बिल्कुल, जो है वो काले आलू की जो है खेती कर रहे हैं। अभी उनके बारे में मीडिया में भी कई जगह स्टोरी उनकी हुई है, बेटर इंडिया ने भी अभी स्टोरी की है, और अगर आपने वहाँ विजिट किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा। अगर हम आलू की बात करें तो आलू CPRI की, कुफरी का जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च की 100 से अधिक वैरायटी है। लेकिन इस समय मार्केट ट्रेंड में बीते 5-6 सालों में जो है जो कलर का चक्कर होता है, जैसे एक्जोटिक वेजिटेबल्स जिसको हम बोलते हैं, वो कलर की वजह से फायदेमंद होती है। तो इसमें से जो है जो रेड कलर होता है, इसमें से एक महिंद्रा ZPCC का मलबेरी ब्यूटी नाम से आया है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है लगभग ब्लैक पोटैटो जैसी ही प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से डबल फन भी है, और CPRI का जो है एक कुफरी नीलकंठ आया था, और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की चर्चा हुई, लेकिन मार्केट में वो चल नहीं पाया जो है।
और उसका जो है ऊपर से तो पर्पल कलर होता था, लेकिन अंदर से काटने पे सफ़ेद कलर होता था जो है। और ऐसे कई वैरायटी हैं जिनका जो है छिलका तो जो है कलर होता है, लेकिन अंदर काटने पे वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो यहाँ हम जिस आलू की बातचीत कर रहे हैं वो आलू अंदर से काटने पे भी जो है उसमें कलर दिखता है, इसमें उसका रस जैसा निकलता है। तो ये जो कलर होता है इसमें एंथोसाइनिन का ही मेन फ़ायदा है। इसमें जो है कुछ इसमें आयरन की भी मात्रा आ जाती है। तो आपने जो और कलर की जो बातचीत की जिसमें अंदर से भी ये कलर आएगा, वो बहुत फ़ायदेमंद है मेरी जानकारी में। और बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं? जी ओम सर, जी ओम। और सर जैसे इनकी उपज लगभग कितनी होती है? हाँ, उपज की अगर हम बात करें जो है तो ब्लैक पोटैटो को जो अभी मैंने चेक किया है और दूसरे लोगों ने जो चेक किया है, दोनों का स्थिति आपको बता दे रहा हूँ। अभी 2 साल पहले हमने जो है एक हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आनंद मठ भट्टी जी हैं उत्तराखंड के। उनको मैंने छोटे-छोटे ट्यूबर सिर्फ 2 केजी भेजा था, उससे उन्होंने 55 से 60 केजी तक पैदा किया है। लेकिन इसकी जो नॉर्मल यील्ड रहती है हमारे यहाँ, 1 केजी आलू से जो है हम कम से कम 10 से लेकर के 15 किलो तक हम पैदा कर सकते हैं। ये लेकिन डिपेंड करता है हमारी सॉइल कैसी है, हमारा जलवायु कैसा है, हमारा खाद पानी कैसा है, हमारी मिट्टी की जो ताकत है उसकी हम देखभाल कैसे करते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि जितनी भी ब्लैक क्रॉप्स हैं उसमें से पोटैटो भी शामिल है। इसका जो है इम्यून सिस्टम यानी इसका जो है ये रोग प्रतिरोधी होती हैं। इसमें रोग का खतरा बहुत कम होता है, तो उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता हमारी कम हो जाती है। यानी कि हम अगर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अन्य फसलों में इसमें बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे गोबर की खाद या जो केचुआ की खाद है, तो इसकी मात्रा आप कितना कितना देते हैं, ये थोड़ा सा बता जियो। हाँ जी, जैसे अगर हम इसको जो है एक बिस्वा में जो है खेती करना चाहते हैं, एक बिस्वा या 1 एकड़ के हिसाब से अगर हम बता दें जो है, तो जैसे अन्य फसलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोबर की खाद या मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे पास तैयार है, तो अगर हम वर्मी कंपोस्ट इसमें तैयार करते हैं, इसमें से हम जैविक कुछ फार्मूले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है। अगर मान लीजिए कुछ और कीड़े भी लगते हैं, तो हम जो है बेवेरिया बैसियाना वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है ये आमतौर पे जो राजकीय कृषि भंडार है यहाँ पर भी मिल जाता है, सरकारी स्तर पे छूट के साथ भी मिल जाता है। और इसके अलावा हम नीम का भी जो है इसमें लेपन कर सकते हैं और इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कई केमिकल आते हैं, उसके भी जो है यील्ड बढ़ाने के लिए तमाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमको जो है खेत में हमारी खेत की ताकत है कैसे, अगर हम इसको चेक करा लें, इसमें हमको किस तरह की ज़रूरत है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की मात्रा कितनी है हमारी मिट्टी में, उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, और बताएं आप। जी ओम सर, जी ओम। जी जी धन्यवाद सर। और इसी क्रम में अगर आलू की बात हो रही है खासकर, और जो ब्लैक क्रॉप्स की बात हो रही है और हिमाचल की बात ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाती है। हिमाचल से डॉक्टर डी शर्मा जी हैं, आपके साथ कई किसान जुड़े हुए हैं और कई तरह की फसलें वहाँ पे उगाई जा रही हैं। डॉक्टर डी शर्मा सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आपका क्या आपकी क्या राय रहेगी कि इन फसलों को हमारे जो किसान बंधु हैं कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या उनको कैसे लाभ मिल सकता है? डॉक्टर डी शर्मा जी। जी, संभवतः मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्योंकि वो म्यूट भी हैं, इसलिए उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है लग रहा है। तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। झारखंड से आदरणीय ओंकार नाथ जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया प्रश्न रखिएगा। जी जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। सर पलामू हाँ, झारखंड से नमस्कार हूँ सर, नमस्कार। और मेरे यहाँ एफपीओ भी चलता है। और सर हम लोग कोशिश में है कि चूँकि चावल का अपने देश में पर्याप्त मात्रा है, तो ऐसे चावल हम लोग अपने यहाँ मुख्य क्रॉप मेरा यहाँ चावल है, तो ऐसा क्रॉप करें कि जो चावल में वैरायटी करें जिसको हम इंडिया या उसका बाहर में सप्लाई कर सकें, इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो ब्लैक राइस का भी 2-3 साल से हम खेती कर रहे हैं। और लेकिन ब्लैक राइस में एक समस्या ये हो रहा है कि इसका मिलिंग करने में, क्योंकि लोकल मिलिंग में है इसका चावल थोड़ा लंबा होता है, टूट जाता है और उतना क्वालिटी
वैरायटी बन नहीं पा रहा है, जैसा कि और दूसरे कंपनी का चावल ब्लैक राइस का जो अपना बिक रहा है, उनका जो अथी उसका जो फिनिशिंग है और मेरा फिनिशिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसके चलते हम इसको ऑनलाइन में बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसका थोड़ा मार्गदर्शन करिए। पिछला साल हम चावल मेरा अथी धान इसका हम पैडी सप्लाई किए थे इंडिया गेट कंपनी में, तो 50 रुपये किलो के रेट से मिला था। तो इसका थोड़ा सा रेट बताइए कि क्या रेट में धान का रेट रहता है, चावल का आपका क्या, आपके यहाँ से क्या रेट में निकल जा रहा है। तो आप ज़्यादा दूरी पर, झारखंड से इलाहाबाद ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क आपसे कर सकते हैं और हम लोग को मार्गदर्शन करें कि और कौन सा वैरायटी हम लोग करें कि इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपना एपीओ को आगे बढ़ा सकते हैं। जी 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 ओंकार जी, धन्यवाद। सर, आपने जो ये सवाल रखा जो है कि धान को अपने यहाँ मिलिंग जो है करने पे थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है, ये दिक्कत हमारे यहाँ भी है। तो अभी तक जो मैंने चेक किया है इसका जो है, जो हमारे यहाँ राइस मिल में जो खड़ी मशीन होती है जो अपने यहाँ आती है, उसको जो है नहीं हमको जो है इसमें दराना या निकलवाना है। इसमें कोशिश ये करें कि इसको बोलते हैं कि धान का जो है सिर्फ छिलका निकाल दें, नहीं धान फोड़ना है हमें। 2 बार या 3 बार में वो करेंगे तो उसकी जो ऊपर की पॉलिश होती है वो नहीं निकलेगी इसकी जो है। और मेन वही पॉलिश का ही चक्कर होता है कि जो उसका काला कलर होता है, अगर इसकी पॉलिश निकल गई तो फिर उसका जो है जो सुंदरता है उसकी सब एकदम से निकल जाएगी, उसका फ़ायदा भी कुछ कम हो जाता है। तो इसको एक बार आप कोशिश करके देखें जो है कि खड़ी मशीन जो होती है राइस मिल की, उसमें चेक कराएं आप जो है, और उनसे बोल दें कि मुझे धान फोड़वाना है। 1 बार या 2 बार में अगर वो निकालेंगे तो मेरे हिसाब से क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। और इसमें जैसे आप एफपीओ चला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हम राइस के जो है कैसे इसको हम प्रोसेस करके कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं। हम इसका आटा भी बना सकते हैं, राइस का हम पोहा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैक क्रॉप्स में एक आइटम पोहा भी है। पोहा की डिमांड बहुत अच्छी होती है अपने यहाँ लोकल में। आप चेक कराएं कि अगर इसकी जो है हमारे यहाँ लैया बोलते हैं, लाई चना जो होता है खाते हैं लोग जो है, इसका लैया भी निकलवा सकते हैं जो है। राइस का अगर पोहा हम बनाते हैं तो इसका हम पापड़ भी बना सकते हैं। तो के लिए कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मल राइस ही नहीं, इसके अलावा 3 तरह का हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और चीज़ें चेक करना चाहें तो थोड़ा ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है, साउथ की तरफ जो है इसकी इडली और तमाम तरह का पुडिंग और इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं लोग जो है, बनाते हैं जो है। मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है इसकी जो है, तो गूगल पे एक बार सर्च करें तो और भी आपको जानकारी इसको लेकर के मिल जाएगी। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जैसे आप हिमाचल से आप बता रहे हैं या झारखंड से आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसका पोहा लैया वगैरह बना सकते हैं और पोहे का पापड़ भी बना सकते हैं आप जो है। 3 चीज़ें मार्केट में हमारे यहाँ खूब बढ़िया अच्छा खासा चलेगा। जी जी धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शशिकांत जी, आपका हैंड रेज है, कृपया अपना प्रश्न रखिएगा, अपनी बात रखिएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि आलू अभी मिल जाएगा क्या हमको बीज के लिए? हाँ सर, मिल जाएगा। आप कहाँ से हैं सर, जरा आप बताने की। वैसे मैं मध्य प्रदेश रीवा से, लेकिन प्रयागराज में भी आता जाता रहता हूँ। अच्छा, बगल में ये सर खाने के मकसद से चाहिए होगा या सर बुआई के मकसद से चाहिए होगा, तो बताना आसान होगा मेरे लिए। बुआई के मकसद से। अच्छा, देखिए जी, हाँ सर मिल जाएगा। और मेरी सर सलाह ये है कि आलू की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, लेकिन चूंकि बुआई अक्टूबर के लास्ट तक होती है तो आप उसी समय सीड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेज से निकाला जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, तो इसका जो है सड़ने का थोड़ा सा खतरा रहता है। चूंकि इसके छिलके थोड़े से पतले रहते हैं तो इसकी स्टोरेज में थोड़ी सी समस्या आती है जो है ये। तो आप अगर चाहेंगे तो अभी भी मिल जाएगा, नहीं मेरी सलाह ये आप अक्टूबर अक्टूबर में बुआई अक्टूबर लास्ट में, नवंबर फर्स्ट वीक में। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे हिमाचल का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, कुछ दिसंबर जनवरी तक बुआई होती है। कई ऐसी स्टेट है वहाँ पर सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर में भी आता है। साउथ के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है नवंबर दिसंबर तक वो होता है। तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग वो है, लेकिन ये है कि सभी चीज़ें जो है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जो है मैक्सिमम स्टेट में जो है इसकी बुआई हो जाती है।
लेकिन आपका जो क्षेत्र है वहां पर सबसे बेस्ट जो है अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में जो है सबसे बेटर वो रहेगा। ऐसा। और कौन कौन से बीज आपके पास हैं ब्लैक वाले? हाँ, ब्लैक में सर मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा शिवमाल जी को, इसमें जो है लिस्ट शेयर कर देंगे। अभी जैसे विंटर क्रॉप में जो है हमारे पास उपलब्ध होगा, गेहूं उपलब्ध होगा काला, और ये ब्लैक पोटैटो उपलब्ध होगा, ब्लैक ओनियन उपलब्ध होगा, और कलौंजी उपलब्ध होगा, और अभी यही याद आ रहा है, बाकी लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। विंटर क्रॉप में जो भी चीज़ें होंगी, हाँ विंटर क्रॉप में जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो है। अच्छा, ये आलू अंदर से भी ब्लैक रहेगा क्या, कि रस भर निकलेगा ब्लैक? जी जी जी, हाँ हाँ, ये अंदर से भी रहता है जो है ब्लैक रहता है, यानी इसके छिलके तो जो है पर्पल ब्लैक कलर होता ही, अंदर से भी रहता है। आप हमारे नंबर पे आप फॉलो करिएगा तो मैं इससे संबंधित जो भी पिक्चर्स होंगी जो है फार्मिंग से रिलेटेड और पोटैटो से रिलेटेड, और इसका जो है कट साइज वगैरह मैं पिक्चर से भेज दूंगा आपको जो है। जी जी धन्यवाद। और आपका नंबर आप चैट बॉक्स से, इनबॉक्स से ले सकते हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर डी शर्मा सर आपका हैंड रेज है। नमस्कार नमस्कार जी। और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र से एज ए वैज्ञानिक सेवानिवृत्त हुआ। हमारा जो प्रदेश है वो आलू के लिए बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पैदावार आलू की काफ़ी होती है और प्रोडक्शन भी होती है। तो मेरा प्रश्न है कि हमारा ये CPRI कुफरी में है, तो अभी तो मैंने कंसल्ट नहीं की, क्या वो ब्लैक पोटैटो के ट्यूबर्स तैयार कर रहे हैं, जैसे जलंधर है उनका जो सीड प्रोडक्शन होता है, या तो सीड प्रोडक्शन इनकी आजकल बंद हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है इनके। हमारा जो फार्म यहाँ फागू के नाम से है। तो ये जो सीड प्रोडक्शन की बात है, तो मेन है आपका कि इसकी जो मार्केटिंग इशू है, तो इसको सेकेंडली इसकी जो प्रेफरेंसेस क्या ब्लैक चीजें हैं जब वो खाना खाएंगे उसमें पकाएंगे, तो वो क्या वो मैंने तो कभी यूज नहीं किया, मैं तो यूज नहीं किया। तो इसमें जो लोगों का टेस्ट है, अपीयरेंस है, कैसी रहती है सभी चीजें जो हम यूज करते हैं ब्लैक क्रॉप्स की जो एडिबल आइटम्स है? हाँ, आवाज़ एक्चुअली कट रही थी, लेकिन जो चीज़ें समझ में आई वो सब मैं बता रहा हूँ। CPRI ने अभी अब आ रही है पिछले सर? साल ही कुफरी जमुनिया आवाज़, हाँ, हाँ वो बोल रहा सारा हूँ, जो इश्यूज है चीज़ें यहाँ। समझ में आई। हाँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा कि यहाँ पिछले 5 दिन से नॉन स्टॉप वर्षा हो रही है, तो नेटवर्क जी इशू है जी, यहाँ। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, 4-5 दिन से बहुत ही ग्रस्त है हम यहाँ। तो शायद नेटवर्क इशू तो होगा ही होगा। जी जी, तो जो चीज़ें सर समझ पाया हूँ उसका जो है मैं जवाब दे रहा हूँ। CPRI ने कुफरी जमुनिया भी पिछले साल ही लॉन्च किया है। एक बार आप संपर्क करें जो है, देखें ये जो भी चीज़ें रिसर्च करते हैं, जो लॉन्च करते हैं, तो वो चीज़ें जो है संभवतः जो है आपको मिल जाए वहाँ से सीड जो है, क्योंकि जो नई नई वैरायटी आती है तमाम फार्मर लोग उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ से बीज ले आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो है। तो आप एक बार संपर्क कर लें, आप KVK से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आसान होगा संपर्क करना। और अगर इसके स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो ब्लैक पोटैटो का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा फीका होता है। अगर किसी ने नॉर्मल पोटैटो इस्तेमाल किया है तो उनका टेस्ट बड उस चीज़ का अभ्यस्त नहीं होता है, तो उनको स्वाद थोड़ा कम आता है। लेकिन अगर आप इसको खाने लगेंगे, महीने 15 दिन खाने लगेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाकी इसकी जो है खेती को लेकर के जो आप कह रहे हैं उससे संबंधित कुछ वो होगा, प्लीज पूरी बात मैं सुन नहीं पाया हूँ, और आप में कॉन्टेक्ट पे जो है नहीं, वो चीज़ें बताएंगे तो उससे बता मार्केटिंग इशू जो है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर कि मार्केटिंग भी एक इशू है। जी, तो मार्केटिंग इशू को लेकर के सर मेरा कहना यह है कि मैं बीते 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें सर।
रवि प्रकाश जी म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? जी जी। हाँ, आपने म्यूट कर दिया सर दोबारा से।